नमस्कार। आपकी खबर में आपका स्वागत है। जो अभी आप देखने जा रहे हैं कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में खास करके पंचायत के चुनाव आने जा रहे हैं और यहीं से एक बहुत बड़ा खेल पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम के तरीके से फैलने जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। जैसे ही चुनाव आता है, जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, जो रसूखदार होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वह अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए सबसे अगर आसान उनके पास में हथियार होता है तो लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम करा देना। और ऐसे में जिसका अप्रोच नहीं है वो क्या करता है, वो पिसता रहता है। उसके बाद में एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही विवेचना शुरू होती है और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करना शुरू कर देती है। आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ इसमें यह है कि पुलिस, अगर आपको लगता है कि किसी विवेचना में पुलिस मनमाना रवैया अपना रही है, जो कि अधिकतर होता है, जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई एफआईआर की जाती है तो वहाँ पे कानूनन विवेचना ना करके कहीं ना कहीं ऐसी, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं विवेचना जो है मैनिपुलेटेड होती जाती है। अब ऐसे में करना क्या, आपके पास में ऑप्शन क्या है? पुलिस आपके पास में विवेचना के लिए आती है। आपको पहले से इस बात का डर है कि पुलिस जो है आपके साथ में कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। आपके पास में रेमेडी क्या होता है? आप अपने एडवोकेट के पास में जाते हैं तो वो अरेस्ट की बात कहते हैं। ठीक है, आप अरेस्ट जो भी तथ्य आप बताएंगे पुलिस को, वह क्या वो जांच में शामिल, विवेचना में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ऐसे में क्या होता है कि विवेचना में पुलिस का क्या दबाव होता है? पुलिस कहती है ऊपर का बड़ा दबाव, ऊपर का बड़ा दबाव, और हम आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देंगे, गिरफ्तारी कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब कानून तो बहुत पीछे छूट जाता है और उसके बाद में मोनोपोली चलने लगती है। जो कानून बनाया गया था लोगों को न्याय देने के लिए, न्याय तो बहुत दूर चला जाता है और वहाँ अवैध तरीके से वसूली चलने लगती है। अब कानून में तो प्रोविज़न है कि आप जो है अपनी बात को रख सकते हैं, विवेचना अधिकारी को आप जाके बताइए, लेकिन जब आपकी वो नहीं सुनने में आपकी नहीं वो सुन रहा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके पास में क्या चारा बचता है? आपके पास में चारा इस बात का बचता है कि आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो आपको जान लेना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप विवेचना अधिकारी को सही तथ्यों से, सारे तथ्यों से अवगत कराएं और जो भी शिकायतों में आरोप लगाए गए हैं वो सारे बिंदु उस शिकायत में जो आप रिप्लाई दे रहे हैं उसमें रिप्लाई में आना चाहिए। आपको रिप्लाई जो है एक तो आईओ तक आपको देनी ही है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपके साथ में न्याय नहीं हो रहा है, नाजायज़ आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कई बार अवैध वसूली के लिए भी दबाव डाले जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पुलिस में कई बड़ा ऐसा वर्ग है जो अवैध वसूली करता है और उत्तर प्रदेश में खास करके अभी देखा जाए तो कई सारे अभी अधिकारियों के खिलाफ ऐसे सरकार ने कार्रवाई की है जो करप्शन में लिप्त थे। करप्शन जो पुलिस डिपार्टमेंट में है वो किसी से छिपा नहीं है, इसमें किसी कोई लाग लपेट की बात नहीं है। लेकिन अब आपको क्या करना है? अगर आप बेगुनाह है तो आपकी बचत कैसे हो, इसमें आपको करना ये है कि एक तो आप सबसे पहला स्टेप कि आपको जैसे ही बुलाया जाता है आप जांच में सहयोग करें। अगर आपको इस बात का डर है कि पुलिस प्रेजुडिस है और आपको अरेस्ट कर सकती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर मोर देन 7 ईयर है, आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, परेशान कर सकती है, तो आपके लिए ये रेमेडी होती कि आप अरेस्ट स्टे ले लें। ये सभी को पता है, इसमें बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि विवेचना में वो सारे तथ्य आए जो आप बता रहे हैं। कई बार ये कहा जाता है, मैंने भी बहुत सुना हुआ था कि पुलिस को इनहेरेंट पावर्स हैं, विवेचना में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। आप एडवोकेट के पास जाएंगे तो कहते हैं नहीं, पुलिस में की जांच में कोई नहीं हस्तक्षेप करेगा। अरे बहुत कुछ प्रोविज़न है, बशर्ते आप सही होने चाहिए। आप अपनी बात को कोर्ट में भी कह सकते हैं और उच्चाधिकारियों को भी कह सकते हैं। पहले हम बात करते हैं विभागीय। अगर आपको लगता है कि पुलिस आपको परेशान कर रही है
उसके ऊपर प्रेशर है कहीं से, या नाजायज ही अवैध वसूली के लिए आपको परेशान करके पैसे लेने का उसका अगर नियत है, तो आप सेक्शन 36 सीआरपीसी के तहत सेक्शन 36 सीआरपीसी के तहत आप उच्चाधिकारी को आप सारे तथ्यों से अवगत करा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनको रिटन फॉर्मेट में दे सकते हैं, रजिस्टर्ड लेटर के द्वारा दे सकते हैं कि आपके साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है, और जो भी तथ्य आप बता रहे हैं आपको इस बात का अंदेशा है कि वो कहीं न कहीं छिपा लिए जाएंगे या सही तथ्य जांच में विवेचना में नहीं लाए जाएंगे। तो सेक्शन 36 सीआरपीसी के तहत आप उच्चाधिकारी को अवगत करा सकते हैं। एक रेमेडी ये है। चलिए, हम अगर ये मान लें कि अगर कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है मामला, और अगर आपको लगता है कि अगर उच्च अधिकारी के पास भी आप जाते हैं और वहाँ से आपको न्याय मिलने की नहीं उम्मीद है, या आपने दे भी दिया, उस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है और आप ही को गलत ठहराया जा रहा है, तो आपके पास में एक माध्यम बचता है कोर्ट का। उसमें भी जो मैं रास्ता बताने जा रहा हूँ वो अधिकतर अप्लाई नहीं किया जाता, और यही होता है कि महंगे उसमें न्यायिक प्रक्रिया में आप शामिल हो जाते हैं। सबसे जो आपके अप्रोच में है चीज़ें, वो आप ये कर सकते हैं कि आप जो संबंधित कोर्ट है वहाँ सेक्शन 156(3) सीआरपीसी, जिसको 156(3) कहा जाता है, 156(3) सीआरपीसी के तहत आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और अपनी ये कह सकते हैं कि आपके विरुद्ध फला फला मामला ये दर्ज हुआ था, जिसमें आपको इस बात का अंदेशा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा कहीं ना कहीं दूसरे के प्रभाव में आके जो सही तथ्य हैं उसको शामिल नहीं किया जा रहा है, और आपको परेशान किया जा सकता है या किया जा रहा है। दोनों चीज़ें हैं। आप सारी बातों को कोर्ट को बता सकते हैं। अब कोर्ट के पास में सारे पावर्स हैं। देखिए, अभी तक का जो जनरल परसेप्शन है, मोस्टली जो है कोर्ट में लोगों का यही मानना है कि 156(3) के तहत केवल आप मुकदमा कायम कराने के लिए जा सकते हैं, जबकि आपका मुकदमा कायम पुलिस नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि आप तब भी जा सकते हैं जब आपके विरुद्ध कोई मुकदमा कायम है और पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। तो आप उन्हीं बिंदुओं पे अपने जवाब को लगाते हुए आप सारे तथ्यों को लेकर उसी कोर्ट में, संबंधित कोर्ट में 156(3) के तहत क्रिमिनल केस में आप जा सकते हैं। वहाँ सारे तथ्यों को आप बता सकते हैं, और वहाँ से कोर्ट को पूरी की पूरी ये पावर्स है कि वह पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है, और 156(3) के तहत 156(3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट को ये पूरे के पूरे पावर्स हैं कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में वह क्या कर सकता है कि वह जो बिंदु आपने दिए हैं उनको तथ्यों में शामिल करा सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो इन बिंदुओं पर भी जांच करे और इसको शामिल करे। नंबर 2, अगर कोर्ट को ये लगता है, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि आप बेगुनाह हैं, उसके बावजूद आपको परेशान किया जा रहा है, पुलिस को आपने सारे तथ्य बताए, उसके बावजूद वो नहीं सुन रहा है, लगातार आपके ऊपर जो नाजायज़ दबाव डाल रहा है या वसूली की बात कह रहा है, आप इन सारी चीज़ों को कोर्ट को अवगत करा सकते हैं। उनके पास में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के सारे पावर्स हैं, और वह कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकता है। दोनों चीज़ें कर सकता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी मुकदमे में इसको शामिल भी करा सकता है, दूसरा मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दे सकता है, और मॉनिटर भी कर सकता है। इसमें मैं कुछ केस ला आपके सामने रखना चाहूँगा। इसमें एक जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें मोहम्मद यूसुफ वर्सेस श्रीमती आफाक जहां एंड अदर्स 2006 ये जजमेंट है, और ये है कि अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है मैटर का, मींस कि अगर आपके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए थे उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर चार्जशीट नहीं आ गई है, तो इस केस लॉ जो है इसको अप्लाई करते हुए कोर्ट कॉग्निजेंस लेते हुए, आपका कॉग्निजेंस लेते हुए क्या मैं ये कहूँगा कि आपकी बात को सुनते हुए, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उस थाने पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। दूसरा क्या है इसमें, ये है दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली JT 2007-10 सुप्रीम कोर्ट 585 वाइट पैरा 17।
इसमें ये सारी चीज़ें, ये ऐसे जजमेंट है। और सकीरी वासु का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है वो सकीरी वासु का है। सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 7 दिसंबर 2007 को ये ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। इतने सारे प्रोविज़न होने के बावजूद सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं, केवल इस वजह से चलते रहते हैं कि आपको सही राय नहीं दी जाती है। आपसे ये कभी आपको ये नहीं किसी ने बताया होगा कि अगर जांच सही नहीं हो रही है तो कोर्ट भी इसमें मॉनिटर कर सकता है, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको केवल यही बताया जाता है कि हाँ ठीक है, आप अरेस्ट स्टे ले लें और उसके बाद में ठीक है आईओ जो है जांच करेगा। ये भी कहा जाता है कि ठीक है आईओ को जो समझ में आएगा वो लगा देगा, उसके बाद में फिर आप चार्जशीट को चैलेंज करते रहिए, मतलब आप 10-20 साल उसी में झूलते रहिए। जबकि इतने इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन होने के बाद भी अगर आप लीगली अवेयर नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका परेशान होना तय है। ये जितने जजमेंट मैंने बताए हैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, डेट है 7 दिसंबर 2007 और सेक्शन 36 CRPC, जिसमें आप उच्चाधिकारी को इंटीमेशन दे सकते हैं, रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एक इसमें मोहम्मद यूसुफ वर्सेस श्रीमती आफाक जहां एंड अनदर JT 2006, इसमें और एक और जजमेंट आप नोट करें, दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली JT 2007। इन सारे जजमेंट्स को आप पढ़ें। अगर कहीं आप परेशानी में हैं, आप इन सारे जजमेंट्स को पढ़ें और जहां भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, जो भी आपके एडवोकेट्स हैं, उनसे आप ज़रूर ये बात करें कि ये रेमेडी अवेलेबल हैं और आपको इमीडिएट यहाँ से आपको रिलीफ मिल सकती है। ना कि आपके खिलाफ़ किसी ने फर्जी केस कर दिया, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। फर्जी केस जिसने कर दिया वो तो मज़े में है और आप जाके बेल करवा रहे हैं। बेगुनाह होते हुए भी आप बेल करवा रहे हैं, रोज़ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। जिसने फर्जी तरीके से आपको फंसाया वो पुलिस की प्रक्रिया को अपने टूल के रूप में इस्तेमाल करते हुए आपको परेशान कर रहा है। आप लीगली अवेयर होंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचेंगे। और दूसरी चीज़, जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी बात अपनी आप बहुत ही कायदे से रख सकते हैं, उनको भी अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि कानून जो बनाया गया है वो कानून लोगों के सुरक्षा के लिए बनाया गया, उनकी सहूलियत के लिए बनाया गया है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आपको लीगली अवेयर होना पड़ेगा, जिससे आपको कोई बेवकूफ़ भी ना बना सके। और आपका समय जो है बहुत ही कीमती है और उस कीमती समय को आप अपने हित में, अपने परिवार के हित में, देश हित में, अपनी आर्थिक तरक्की के लिए, उसके लिए उपयोग करें, ना कि कोर्ट कचहरी में इससे नाजायज़ आप फंसे रहें और आप परेशान होते रहें और जिनको राय देनी है आपको वो आपकी बेल कराते जाएं। आप अगर गलत फंसाए गए हैं तो आप बिल्कुल कानूनन बहुत कायदे से जवाब दें और जिसने गलत कराया है पनिशमेंट उसका होना चाहिए, ना कि आपका हैरेसमेंट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए।